सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकेड। और आज हम पॉपुलर फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उनके सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि काउंटिंग के 10 क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं। द रीज़न भी कि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए और तुम्हें पता हो कि अगला क्वेश्चन जो है लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पहला क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान रखना है, तो चीज़ें कम याद करोगे और जल्दी याद करोगे तो ईजी रहता है अगर हम समझ के चलें तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। इवन दो ये रिटर्न में भी पूछा जा सकता है, मगर तुम्हें इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जाएगा तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और एक्स मतलब एक्सटेंसिबल EX है ना। तो एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और बोथ मार्कअप लैंग्वेज यूज होती है क्रिएट करने में वेब पेजेस को। मगर डिफरेंस क्या है कि XHTML XML बेस्ड लैंग्वेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है रूल्स को, मतलब इसमें रूल्स हैं और ऐसे रूल्स हैं कि इवन अगर आप कैप्स लॉक का यूज़ करके लिख रहे हो कोई टैग और वो भी एरर दे सकता है, या इवन आप टैग को कंप्लीट नहीं कर रहे हो, यानी जैसे तुमने एच टैग ओपन कर दिया मगर क्लोज नहीं किया, तो ये भी एक टाइप का एरर है। वाइल HTML में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। HTML रिक्वायर दैट ऑल एलिमेंट बी प्रॉपरली नेस्टेड, तो नेस्टिंग होनी चाहिए प्रॉपर। और ऐसा होना चाहिए कि डिव के अंदर पी टैग है तो पी टैग क्लोज होने के बाद ही डिव खुलेगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं, लोअर केस होना, एट्रीब्यूट कोट होना, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। सो अगर टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देखें तो एक्रोनिम लिख देना कि किसका एक्रोनिम है। और टिम बर्नर्स ली ने 1991 में क्रिएट किया था इसे, और W3C और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने 2000 में इसको क्रिएट किया था XHTML को। टैग्स और एट्रीब्यूट्स डू नॉट हैव टू बी लोअर और हायर केसेस, तो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है HTML में, वाइल XML में है। और कोई एसेंशियल नहीं है डॉक टाइप लिखना टॉप में, मगर XHTML में है। और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्लोज द टैग, ठीक है, कुछ सीक्वेंस में अंडरस्टूड होता है और इवन प्रोग्राम चल जाता है, HTML वेब पेज दिखता है, मगर XHTML जो है स्ट्रिक्ट चीज़ें रखता है इसको और मस्ट भी क्लोज होना चाहिए टैग। तो वही चीज़ें मैंने बताई। क्वेश्चन आ जाते हैं अगले पे। सो ये कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल इन CSS। ये सेकंड क्वेश्चन है और बॉक्स मॉडल को एक्सप्लेन करने की बात हुई है। तो तुम्हें बता दूं कि कभी भी तुमने CSS प्रॉपर्टीज़ को लिखने जा रहे होगे तो बॉक्स मॉडल को दिमाग में रख के ही लिखा होगा। बॉक्स मॉडल कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें अंदर हमारा कंटेंट होता है जो कि 794x160 दिख रहा है तुम्हें। ये अगर हम F12 दबाते हैं किसी भी वेब पेज पे तो तब भी ऐसा ही दिख सकता है। और उसके बाद आती है पैडिंग। पैडिंग यानी कंटेंट हमारा कितना बॉर्डर से दूर पे है। फिर आता है बॉर्डर जो कि हमारा कंटेंट को कवर करता है। फिर आता है मार्जिन जो कि और हमारी बाकी चीज़ों से डिफाइन करता है, डिफरेंशिएट करता है। एक बार एक एक करके देख लेते हैं इन चीज़ों को। तो बॉक्स मॉडल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है CSS में, जो कि किस तरह से वेब पेज लेआउट करेगा। और HTML एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में देखा गया है और इसमें एरिया, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन होते हैं। अब एक एक टॉपिक को लेते हैं, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि इस कंटेंट एरिया के अंदर टेक्स्ट आता है जिसमें एलिमेंट डिस्प्ले होते हैं, वो आता है एकदम मिडल में जो है। पैडिंग जो है वो स्पेस होगी बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। और बॉर्डर इज द लाइन दैट सराउंड द कंटेंट इन पैडिंग, तो जो कंटेंट और पैडिंग को सराउंड करेगी उसको बॉर्डर बोलेंगे। वाइल मार्जिन जो है वो अदर एलिमेंट से स्पेस करता है हमारे पर्टिकुलर बॉर्डर को या एलिमेंट को जो हमारा बना है। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिस्पॉन्सिव और अडेप्टिव डिज़ाइन में क्या अंतर है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड अडेप्टिव डिज़ाइन आर टू अप्रोचेस, ठीक है। पहली बात तो कोई भी अप्रोच लेना जा रहा है वेबसाइट को क्रिएट करने में तो हम उसको बोलेंगे कि अलग अलग डिवाइसेस के दिमाग में रख के कोई भी डिज़ाइन होगा। सो पहली अप्रोच होगी रिस्पॉन्सिव और दूसरी होगी अडेप्टिव। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इन्वॉल्व करता है डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट सो दैट इट अडेप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज डिफरेंट हो जाए उसको वो अडेप्ट कर लेगा। एंड रिजोल्यूशंस अगर डिफरेंट होते हैं तो उसको भी अडेप्ट कर लेगा। लेआउट फ्लेक्सिबल रहेगा। मीडिया क्वेरीज होती हैं एडजस्ट करने के लिए, अभी मीडिया क्वेरीज का भी एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड कंटेंट के बेसिस पे हमारा ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है। अगर आप एक वेबसाइट को तुम मोबाइल फ़ोन पे देखते हो और लैपटॉप में देखते हो और उसके लेआउट में चेंजेस आते हैं तो एक टाइप का रिस्पॉन्सिवनेस है वो। वाइल टॉकिंग अबाउट अडेप्टिव डिज़ाइन, तो हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट को अगर हम अडेप्टिव डिज़ाइन के रूप में देखें तो वो अलग अलग डिवाइसेस पे कैसे दिखेगी ये पर्टिकुलर मैटर करता है। तो यूजिंग सर्वर साइड टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द डिवाइस एंड डिलीवर द अप्रोप्रिएट वर्जन ऑन द साइट, तो हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर आपने ब्लॉगर यूज़ करा है तो अगर ब्लॉगर को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चलाते हो तो उसका URL आप देख सकते हो एग्जैक्टली वैसे ही लगता है, मगर जैसे आप मोबाइल में चलाते हो तो एक स्लैश करके M=1 आ जाता है, यानी मोबाइल के लिए सर्वर ने पता लगा लिया कि ये चीज़ मोबाइल पे होने वाली है, तो दैट्स वाई इसको इस तरह से लोगों को रिप्रेजेंट करो जो मोबाइल यूज़र्स हैं। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट एसेट फॉर फास्ट लोड टाइम। अच्छा, अगर मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ने का मन हो तो मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस दे रखे हैं आगे के क्वेश्चंस में भी, तो उनका जरूर ध्यान रखना। शॉर्ट में बताऊं तो ऑप्टिमाइज करने एसेट्स को, तो टू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट एसेट फॉर फास्ट लोड टाइम, ये बहुत जरूरी होता है। अगर तुम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो, तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, फनल क्रिएट करते हो, वट एवर यू डू, तुम्हें फास्ट करना पड़ेगा। गीक्स फॉर गीक्स क्लिक होते ही तुम्हें दिख जाता है कंटेंट। क्या है उसका रीज़न कि वो बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करता है, जैसे कंप्रेसिंग इमेजेस, इमेज को कंप्रेस कर देता है। दूसरी फाइल्स को भी मिनिमाइज़ करता है HTTP रिक्वेस्ट को, ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट नहीं सेंड होती वरना लोड टाइम इंक्रीज हो जाता है। इनेबल करता है कैशिंग को, कि हम अगर पहले से यूज़र ने गीक्स और गीक्स पे कर रखा होगा एक बार लॉगिन या फिर अप्रोच, तो फिर वहाँ का कैशे जनरेट हो जाता है जिससे कि मिनिमाइज हो जाती है थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स। और यूज़र कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN का यूज़ करा जाता है। देन
डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट्स। तो ये इस तरह के तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वन थिंग मोर जो कि मैं बोलूँगा कि तुम इस पे थोड़ा पढ़ो, तो वो है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो ये भी अच्छा है और इसका यूज़ करके भी हम फास्ट लोड टाइम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, क्लोजर्स बताने के लिए ये 2 सेंटेंसेस और नीचे लिंक काफ़ी नहीं है। मैं चाहूँगा कि तुम्हें एक पर्टिकुलर कोड पे दिखा के समझाया जाए। तो पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ और तुम्हें दिमाग में क्लियर होगा। तो अभी तुम इसको एक बार ऐसे मत करना कि सर के ऊपर चला गया। पहले एक बार पढ़ लो कि द क्लोजर आर द पावरफुल कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ अ फंक्शन टू एक्सेस वेरिएबल इन इट्स आउटर लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, तो वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं आउटर लेक्सिकल स्कोप में। ठीक है, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन इज रिटर्न। ठीक है, माना कन्फ्यूजिंग होगा, माना कन्फ्यूजिंग है। तो आओ एक बार हम कोड देख लेते हैं, फिर जाके मैं सेकंड वाला पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन है मेक फंक और उसके अंदर एक कॉन्स्ट नेम हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है टिकट नाम से, और फंक्शन डिस्प्ले नेम जो है वो कंसोल लॉग करता है नेम को, दैट इज़ हेयर। और फाइनली ये फंक्शन मेक फंक जो है वो रिटर्न करता है डिस्प्ले नेम को। फिर बात करते हैं, हमने कॉन्स्ट माई फंक बनाया जो कि मेक फंक्शन को कॉल करेगा, और फाइनली हम माई फंक को ही कॉल कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि माई फंक जो है एक रेफरेंस है, माई फंक एक रेफरेंस है इस इंस्टेंस का जो डिस्प्ले नेम को क्रिएट करता है। तो जब भी माई फंक रन होगा तो एक डिस्प्ले नेम का इंस्टेंस क्रिएट होगा और डिस्प्ले नेम एक रेफरेंस रखेगा इसका। ठीक है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट इसी को कहते हैं, और विद इन विच द वेरिएबल नेम एग्जिस्ट। तो जिस इन्वायरमेंट में नेम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक बार कॉल होने के बाद ये अल्टीमेटली गायब हो जाना चाहिए था, है ना। रिटर्न डिस्प्ले नेम करना यानी एक तरह से हम इसी फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। तुम यहाँ पे रिटर्न करके फंक्शन भी लिख सकते हैं, वो सेम बात रहेगी। तो यहाँ पे माई फंक जैसे इन्वोक होगा, वेरिएबल नेम जो है वो स्टिल अवेलेबल रहेगा। ठीक है, यूज़ करने के लिए। तो टैकेट इसलिए प्रिंट होगा। मैं जैसे ही एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हाँ ये परसिस्ट रहा। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो, अब आया समझ में। मैंने क्या बोला कि एक लेक्सिकल स्कोप है, उसके बाहर भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं फंक्शन को। ठीक है, सेकंड सेंटेंस कह रहे हैं क्लोजर इज क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। जब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन जैसे अभी बनाया मैंने, और रेफरेंस वेरिएबल फ्रॉम द आउटर फंक्शन स्कोप, और फंक्शन के आउटर उसका स्कोप है, वो जो नेम वेरिएबल था उसका स्कोप आउटर था। तो जो इनर फंक्शन है वो एसेस को रिटेन करता है इवन दो फंक्शन फिनिश हो चुका है। ठीक है, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो होप तुम्हें क्लियरली अब आया होगा दिमाग में। और क्लोजर जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे पता है बहुत से लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो दिमाग में रखो, ये पक्का पूछा जाता है इंटरव्यू में खासकर। तो होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। और डिटेल लेने के लिए मोजिला तो है ही, यहाँ पे जा सकते हो। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या पर्पस है मीडिया क्वेरीज का। मैं बता रहा था कि मीडिया क्वेरीज के बारे में मैं आगे भी बताऊंगा, तो यही वो क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में मीडिया क्वेरीज किस तरह से हेल्पफुल हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मीडिया क्वेरीज जैसे अगर आप नेविगेशन टैब देखते हो, अगर लैपटॉप पे देखते हो तो वो किस तरह से हॉरिजॉन्टली होता है, मगर वर्टिकल हो जाता है जैसे मोबाइल फोन या छोटी स्क्रीन पे देखा जाता है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं मीडिया क्वेरीज का हाथ है। तो मीडिया क्वेरीज एक CSS फीचर है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए काम आती है। जब हम बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स मोबाइल पे देखते हैं कंटेंट को, तो हम उसमें मीडिया क्वेरीज का यूज़ करते हैं कि स्क्रीन साइज रिजोल्यूशन या ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, और मीडिया क्वेरीज अलाउ करती है डिज़ाइनर्स को कि लेआउट और स्टाइल अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाया जा सके स्क्रीन साइज़ के बेसिस पे। आगे आप डेवलपर मोजिला से पढ़ सकते हो, यहीं नहीं रुकेंगे, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। एग्जांपल देते हैं चलो इसका। सो आप ये एग्जांपल देखो, पहले मैंने ये सबसे बॉटम में देखो, तो सिंपलेस्ट मीडिया क्वेरी सिंटेक्स लुक लाइक दिस। तो ऐसे करके @मीडिया करके लिखा जाता है। मीडिया टाइप अगर आपने CSS में इसका यूज़ कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा है तो यू शुड ट्राई। ठीक है, मज़ा आता है जब आप चेंज करते हो जिस तरह से स्क्रीन का साइज़, तो आपके चेंजेस मीडिया क्वेरी के बेसिस पे भी नजर आते हैं। तो मीडिया, मीडिया टाइप एंड मीडिया फीचर रूल। फिर अंदर आते हैं CSS के रूल्स। आप कलर चेंज कर रहे हो, आप फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, वट एवर द थिंग इज, वो अंदर आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द बॉडी टेक्स्ट विल ओनली बी ब्लू इफ द व्यू पोर्ट इज एटलीस्ट 600 पिक्सल वाइड एंड द डिवाइस इज इन लैंडस्केप मोड। तो एंड का यूज़ करा गया है इसमें। तो मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ जो होगी वो हमारी 600 पिक्सल होगी, और ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगी, तब जाके ही हमारा बॉडी का कलर ब्लू होगा। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। डिफरेंस बिटवीन CSS रीसेट और CSS नॉर्मलाइज करने में। रीसेट से तो समझ में ही आ रहा है, मगर नॉर्मलाइज थोड़ा बहुत तुम्हें हिंट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। रीसेट इज द सेट ऑफ स्टाइल्स दैट सेट ऑल द डिफॉल्ट स्टाइल्स ऑफ HTML एलिमेंट टू अ कंसिस्टेंट बेस लाइन। ठीक है, एक बेस लाइन होती है कि ये मिनिमम हमारा CSS का प्रॉपर्टी लगेगा, सो दैट द वेब डिज़ाइनर कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, जो स्क्रैच से शुरू होगा काम वो रीसेट करने के बाद ही होगा विद अ क्लीन स्लैट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर में एक सी पे क्लिक करते हो तो तुम्हारा सारी कैलकुलेशन गायब हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द रीसेट थिंग। तो CSS रीसेट यानी CSS की सारी प्रॉपर्टीज हट जाना और तुम स्क्रैच से शुरू करो। वाइल नॉर्मलाइज का क्या चक्कर है कि ऑन द अदर हैंड इज अ सेट ऑफ स्टाइल्स दैट मेक श्योर दैट HTML एलिमेंट्स आर कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट ब्राउज़र। इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा नॉर्मलाइज करना कि जीरो पे नहीं आ जाना, स्क्रैच से शुरू नहीं करना, कि कंप्लीटली रीसेट नहीं करना, बट इतना हो कि वो डिफरेंट ब्राउज़र के लिए कंसिस्टेंट हो। ठीक है, मीडिया क्वेरीज या रिस्पॉन्सिव पहले से हो। इफ़ यू आर यूजिंग बूटस्ट्रैप और आपने मेरी प्लेलिस्ट देख रखी है बूटस्ट्रैप की, तो तुम्हें मैंने बताया था कि ये क्या नॉर्मलाइज करता है CSS को। ठीक है, वो खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड पार्ट। तो मैंने स्लाइड में ये चीज़ भी ऐड करी है, मेरे को स्टैक ओवरफ्लो में ये अच्छा डिफरेंस दिखा था, तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा कि CSS रीसेट्स एम टू रिमूव ऑल बिल्ट इन ब्राउजिंग स्टाइल। ठीक है, तो ब्राउजर के स्टाइल को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन पैडिंग,
फॉन्ट साइज ऑफ ऑल एलिमेंट आर रीसेट टू बी सेम, है ना। और नॉर्मलाइज करना यानी बिल्ट इन ब्राउजर स्टाइलिंग को कंसिस्टेंट रखता है ब्राउजर के अक्रॉस, ठीक है। करेक्ट करता है बग्स को जो कि कॉमन ब्राउजर डिपेंडेंसीज में आते हैं, ठीक है, वो जो वेबकिट वगैरह होती हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस। 8th क्वेश्चन और थर्ड लास्ट कह देंगे इसको। What are the advantages of using SVG over other image formats? SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। SVG बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक वेक्टर इमेज है फॉर्मेट दैट इज स्केलेबल एंड रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, विच मीन्स दैट इट कैन बी रिसाइज्ड विदाउट लूजिंग क्वालिटी। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, आप रिसाइज जितना भी करो। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी। अनलाइक रास्टर इमेजेस जैसे कि JPG और PNG जो कि पिक्सल से बनी है, SVG जो है वो लाइन शेप से बनी है। समझ में कितना क्लियरली चीज़ें होंगी। जो तुम सर्टिफिकेट्स वगैरह देखते हो कितना भी जूम करो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं ना कहीं SVG का रोल है इसमें, विच मेक्स देम आइडियल लोगो आइकन एंड अदर ग्राफिक दैट नीड्स टू बी रिसाइज एंड स्केल्ड, ठीक है। अच्छा, ये लिंटिंग टूल्स आते हैं, कहीं ना कोई पूछ लेता है। और इफ़ यू आर एन ओपन सोर्स इंथोजियास्ट, तो ओपन सोर्स में जब भी तुम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो तो ऐसे लिंट का नाम तुमने सुना होगा। ये लिंट करता क्या है, ठीक है, कोई ना कोई लोग डिपेंडेंसी डाल के रखते हैं। तो लिंट और अ लिंटर इज़ अ टूल दैट एनालाइज सोर्स कोड, मैं नीचे वाला पढ़ रहा हूँ, टू फ्लैग प्रोग्रामिंग एरर्स। तो जो प्रोग्राम में एरर आते हैं, अब तुम प्रोग्राम के एरर को कैसे पता लगाओगे, तो लिंट या लिंटर का यूज़ करके। जो बग्स हैं, स्टाइलिक एरर यानी स्टाइलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ठीक है, सस्पिशियस कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। वैसे तो विकीपीडिया का लिंक भी शेयर्ड है, मगर मेरे को पता है बहुत से लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं ये सब। एनीवे, सिंपली पुट अ लिंटर इन अ टूल दैट programmatically scans your code with the goal of finding issues that can lead to bug or inconsistent with the code health and style। तो कोड का स्टाइल, जो एक बेसिक स्टाइल है, वो मेंटेन रहे, उस चीज़ का खास ध्यान रखता है ये लिंटिंग टूल्स। और वो कुछ तो फिक्स भी कर देते हैं, तो जितना एडवांस लिंटिंग टूल होगा। तो लिंटिंग टूल जो है एनालाइज करता है कोड को, मैं आ गया पहले पॉइंट पे, एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरर, जो कि एरर्स हो सकते हैं, इनकरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी स्टाइल सिंटेक्स फॉर्मेटिंग में जो भी इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। लिंटिंग टूल्स कैन हेल्प डेवलपर कैच मिस्टेक अर्ली, है ना, जैसे तुम फॉर्मेट करते हो, लिंटिंग टूल्स जो है कहीं ना कहीं इसका हेल्प करते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाट आर सम कॉमन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर वेब एप्लीकेशन। क्या है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये। अगर तुम्हारी वेबसाइट लोड नहीं होगी ना टाइम पे, तो कोई इतना पेशेंट नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से लोग अभी तक रुके भी नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 10 सुन लें, ठीक है। और बोरिंग हो जाता है, कुछ लोग आधे में छोड़ देते हैं, कुछ लोग बस पहले पहले ही रुक के छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने इतना पेशेंस रखा, और मैं 100% कहता हूँ कि तुम्हारी इस वीडियो को देखने के बाद इंप्रूवमेंट हुई होगी थोड़ी बहुत नॉलेज में, एटलीस्ट थोड़ी बहुत, या रिवाइज हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये जो है ध्यान रखना, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लाइट हाउस करके आता है गूगल का, जो कि पता लगाता है तुम्हारे वेब पेज की स्पीड क्या है। तो जितना ज़्यादा स्पीड है, जितना जल्दी खुलेगा वो, उतना इंसान ढूंढेगा उसमें कैची थिंग्स, है ना। तो कंप्रेसिंग इमेजेस एंड अदर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेब की इमेजेस यूज़ करते हैं लोग, तुम अगर शायरी वगैरह सर्च करोगे तो तुरंत खुलती है ना। तो मिनिमाइजिंग HTTP रिक्वेस्ट, मिनिमाइज़ करना HTTP रिक्वेस्ट को यूजिंग ब्राउज़र कैशिंग, ठीक, ब्राउज़र कैशिंग का हेल्प करना, यूज़ करना कि पहले से ही ब्राउज़र कुछ कैश कर ले। जो तुम डिलीट कैशे करते हो वो सब इसमें ही आता है। मिनीफाइंग एंड कंप्रेसिंग कोड, ये मैं बता चुका हूँ किस तरह से कैसे कंप्रेस कर दिया जाता है कोड को इजीली लोड होने के लिए। लेजी लोड्स का यूज़ करा जाए डेफिनेटली, तुम्हारे को डायरेक्ट इमेजेस ना दिखें नीचे वाली, उनको थोड़ा टाइम मिला जाए, ठीक है। पहले जो यूज़र ऊपर का पेज देखेगा वो पहले लोड हो। तो लेजी लोड का भी हेल्प होता है। रिड्यूसिंग द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पेज, जितना कम जावास्क्रिप्ट उतना बेटर। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज़ करना, ये सबसे टॉप पे था। तो CDN का यूज़ करना कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम। और एट द एंड मैं कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में टेल मी मोर होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि और क्या क्या है। तो ट्राई टू स्टडी मोर अबाउट द टॉपिक्स इन डिटेल, और जो मैंने लिंक शेयर करें उनमें थोड़ा गो थ्रू करो, मोजिला पे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह पढ़ो, और हैंड का यूज़ करो, कोड करो, ठीक है। तो इसका लिंक मैं तुम्हें अपना टेकेड CS की जो लिंक्डइन का पेज है तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ मैं PPT शेयर कर दूँगा। और थोड़ा मेहनत तो लगती है, ज़्यादा मेहनत नहीं, ठीक है, आई एग्री, बट मैंने एटलीस्ट 1-2 घंटा लगाया है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च करी थी इसकी, ठीक है। यही होता है करियर एज अ यूट्यूब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा बहुत पसंद आया तो कर दो लाइक, दोस्तों को शेयर मत करना, वो उनकी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। और होप आजकल की जनरेशन उल्टा काम करे। मिलते हैं अगली वीडियो में।